हेलो दोस्तों, एमडीपीएस में स्वागत है। मैं अर्जुन यादव। आप लोग के सामने मैंने तीन चैप्टर कर दिया है, जबकि तीसरा चैप्टर में से सबसे पहले एपी मैंने ख़त्म कर दिया। एपी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको मैंने बता दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो। उसके बाद मैं दूसरा चैप्टर बहुपद को पूरा जो भी क्वेश्चन आपको लगेगा कि 100% 2022 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया है। तो अब तीसरा चैप्टर चलता हूँ कि जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इस क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी स्टूडेंट होता है वो पढ़ने से केवल ये नहीं चाहता है कि हमको 100 में 100 आ जाए, ठीक है। ये चाहता है कि हम पढ़े नहीं और आसानी से आ जाए। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है, आपको थ्योरी प्लस आपको जो भी आपको थ्योरी के साथ साथ जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाता है वो दिमाग में सेट रहना चाहिए, तब आपको जाकर के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो सबसे पहले ये देखिए कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो जब आपको उसको थ्योरी आपको पता रहेगा उसका, तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। अगर थ्योरी नहीं पता रहेगा तो आप आसानी से उसको नहीं बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, गलत कर देंगे। आप तो सोचेंगे कि हम क्वेश्चन को बना के आए हैं, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, गलत कर सकते हैं। इसीलिए जो भी क्वेश्चन आपको इस तीसरा चैप्टर से पूछा जाएगा, तो इस चैप्टर से अगर इस चैप्टर वाला क्वेश्चन नहीं पढ़े तो जाकर के प्ले लिस्ट में दिया जाएगा क्वेश्चन, वो वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं। तो अब देख लीजिए कि इस चैप्टर जो 3 नंबर का है, इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, जबकि 2020 के एग्जाम में वज्रगुणन विधि पूछा गया था। तो सबसे पहले ये समझिए कि इस चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। जब तक स्टूडेंट को आइडिया नहीं आएगा ना, तो कब कोई भी चैप्टर है उस चैप्टर से आइडिया अगर लगा लेते हैं ना कि इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो आप क्या करेंगे, बोर्ड के एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को बना करके फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन मेरे पास आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, कोई समीकरण दिया जाएगा। पहले समीकरण पे बात करते हैं, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, सबसे पहले तो यहीं से समझना पड़ेगा कि क्या होता है, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक में कोई दिया जाएगा, जैसे मान लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू मान लेते हैं 12 दे देते हैं, 6x प्लस मान लेते हैं 4y इक्वल टू 8 दे देते हैं, ठीक है। पहला समीकरण और दो समीकरण, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। x देख लीजिए, y देख लीजिए, यानी दो चर दिया गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ऐसे समीकरण दिया जाएगा। जब भी इस चैप्टर में बात करेगा तो आपको क्या करेगा, ये दो समीकरण दिया जाएगा। ये हमेशा दिमाग में रख लीजिए, काहे कोई भी विधि उपयोग करने के लिए पूछेगा आपको, लेकिन ये दो समीकरण आपको दिया ही जाएगा। तो सबसे पहले देखिए मुझे क्या सब पूछ सकता है। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए पूछेगा। प्रतिस्थापन विधि, सबसे पहले देखिए समीकरण है, इसको हल करेंगे तो x और y का वैल्यू निकलेगा। तो x और y का वैल्यू निकलेगा तो हम प्रतिस्थापन विधि से एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करके x का मान या y का मान निकालिए। पहला हो सकता है कि प्रतिस्थापन विधि से। ये विधि आप नहीं सीखे तो जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के आप थ्योरी वाला चैप्टर जो मैंने थ्योरी जो पढ़ाए हैं इस चैप्टर का, वहां जाकर के देख सकते हैं। आपको पूरा डिटेल्स में बताया गया है। हम इस केवल आज इस अभी जो मेरा क्लास चल रहा है इसमें कल इस टॉपिक पे बात करने की कौन क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपको क्या पूछेगा, लुप्त विधि या विलोपन विधि। विलोपन विधि या लुप्त विधि, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक हुआ। ये जब कोई भी क्वेश्चन होगा, जब तक ये समीकरण दिया नहीं जाएगा तब तक आपको पूछेगा नहीं। तो समीकरण तो पहला है कि इस चैप्टर में जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको क्या पूछा जाएगा, एक दो समीकरण दिया जाएगा। उसके बाद पूछेगा कि विलोपन विधि से इसको हल करके x और y का मान निकालिए। उसके बाद पूछेगा वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि, यानी वज्रगुणन विधि से भी हल करके समीकरण का क्या कीजिए, x और y का मान निकालिए। ये तीनों विधि अगर आप समझ रहे हैं, आप अगर पढ़े हुए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं या ना बना सकते हैं, बताइए। जब ये क्वेश्चन को आपको तीनों से हल करके जब बना सकते हैं तो आप x y का मान निकाल सकते हैं, तो आसानी से 5 मार्क मिल सकता है आपको। तो ये जब तीन विधि आपको जब मालूम है तो x और y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उसके बाद होता है 4 नंबर में, चलिए ग्राफ विधि। क्या कहता है, ग्राफ विधि, यानी ग्राफीय विधि से हल करके आप बताइए कि इस समीकरण का x और y का मान कहाँ निकलेगा। तो आप देखिए कोई स्टूडेंट होता है कि ऐसे ग्राफ खींच दिया, ऐसे कट मान लेते हैं, काट दिए यहाँ पे,
तो कोई भी विधि से हल करेंगे तो एक्स और वाई का मान समान होगा। ये चारों मैंने सिखाया है और केस बाय स्टेप समझा दिया है। आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, नहीं देखे हैं तो अगर चैनल में है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो ये चारों विधि मैंने एक क्वेश्चन लिया और चारों विधि से हल करके दिखाया है कि कैसे चारों विधि से हल करने के बाद भी एक ही आंसर आता है और आसानी से उसको क्या करेंगे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप विधि से भी हल करेंगे तो एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये सब पता होने के लिए तो सबसे पहले समीकरण होना चाहिए। ठीक है, मैंने तो समझा दिया प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, विलोपन विधि क्या होता है, वज्रगुणन विधि क्या होता है, ग्राफीय विधि क्या होता है, ये मैंने थ्योरी में पढ़ा दिया। अगर नहीं देखे तो आपके प्ले लिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के इस चैप्टर को देख सकते हैं। तो अब चलिए सबसे पहले देखिए समीकरण में और क्या सब समझना होता है हमको वो समझिए। इस समीकरण में सबसे पहले समीकरण में हमको A1 पता होना चाहिए। A1 जो होता है पहला समीकरण से ले सकते हैं। ये नहीं होता है कि ये समीकरण को पहला मानेंगे दूसरा मानेंगे, ये कोई मतलब नहीं है, आप पे डिपेंड करता है। A1 जो रहेगा x का, जैसे x है ना यहाँ पे, तो पहला समीकरण का x का जो गुणांक रहेगा 2। A1 समझ गए, A1 समझ गए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए B1 जो रहेगा पहला समीकरण के y का गुणांक जितना रहेगा प्लस वाला रहेगा प्लस लिखेंगे, माइनस वाला रहेगा माइनस लेंगे, क्योंकि चिन्ह अभी मैं इसलिए समझा रहा हूं, अगर आप बनाने लगेंगे ना तो आपको स्पष्ट आ जाएगा पता, या आप थ्योरी में अगर देख लेते हैं तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्यों प्लस लिख रहे हैं क्यों माइनस। उसके बाद देख लीजिए B1 बराबर हो गया। उसके बाद C देख लीजिए, C1 बराबर क्या होता है 12, क्या होता है 12। यहां से देख लीजिए अगर हम C बराबर 12 लिख सकते हैं, अगर हम इधर ले आएंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 12 हो जाएगा समीकरण का। तो ये समीकरण इसको क्या करते हैं माइनस में ये देते हैं इक्वल टू 0, इसको भी दे देते हैं माइनस में, आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो C1 बराबर क्या हो गया माइनस में 12। तो एक समीकरण जिसका A1 A2 A1 B1 C1 आप समझ गए होंगे कि पहला समीकरण से लिखते हैं x का गुणांक को, y का गुणांक को, और यानी ये अचर पद जो है वो लिखते हैं C1 में। तो आपको C1 जैसे ही बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दो समीकरण दिया जाएगा और पहला समीकरण का जो क्या है C1 दिया जाएगा। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि थ्योरी पर चलेंगे तो आपको समझ में थोड़ा आ जाएगा, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और सारे चैप्टर को मैंने समझाने का कोशिश करेंगे। 4 टॉपिक जो दिया जाएगा इस चैप्टर से उसको समझाएंगे। उसके बाद देख लीजिए A2 जो होगा दूसरे समीकरण के x का गुणांक यानी प्लस में 6, B2 जो होगा y का गुणांक दूसरे समीकरण प्लस में 4, उसके बाद C2 देख लीजिए माइनस में 8। ये आप लोग समझ गए होंगे और मैंने आसानी से इसको समझा दिया कि कोई समीकरण होगा तो B1 आपको A1 A2 बोलेगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा तो A1 A2 क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ जाने के बाद क्या करना है, अब ये चीज समझ में आ जाने के बाद अब हम क्यों चलते हैं प्रतिस्थापन विधि आपको पता है। अगर वो नहीं ये वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। विलोपन विधि भी समझाते हैं, वज्रगुणन विधि भी। अभी हम मैं केवल ग्राफ से बात करता हूँ कि ये 5 मार्क का आपको 100% पूछता है, इस पे चलता हूँ। ठीक है, ये भी सारे चैप्टर मैंने सोल्व कर दिया है, उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ओनली यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो आपको समीकरण में पूछा जाएगा, किस विधि से हल कीजिए, आप आसानी से उसको हल कर दीजिएगा। जब ये पता होता है तो सबसे पहले चलते हैं कि ग्राफ विधि को देखते हैं कि ग्राफ विधि से आपको क्या सब क्वेश्चन निकालने के लिए पूछेगा। और ग्राफ जब हम खींचेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ग्राफ मेरा सही है या गलत है, वो चेक करते हैं इसी समीकरण का। तो देखते हैं कि सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया जाएगा आपको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए, उसको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे उसको हल करते हैं। मान लेते हैं A2। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि ग्राफ जैसे आपको दिया जाएगा तो ग्राफ खींचने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ देखना पड़ेगा कि मेरा है सही या नहीं। ग्राफ में क्या होता है कि आपको हल पूछता है। सबसे पहले मैंने 3 स्टेप लिख देता हूँ, वो स्टेप समझिए और आसानी से उसको क्या कीजिएगा बना दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो जैसे मान लेते हैं ग्राफ खींचे, ठीक है। ग्राफ खींचने के बाद क्या किए, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। जब ये ग्राफ खींच लिए तो ठीक है। जब ग्राफ खींचने के बाद मान लेते हैं कि ग्राफ कोई क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। क्या किया, प्रतिच्छेद किया।
मान लेते हैं यहाँ पे प्रतिच्छेद करने के बाद इस ग्राफ से क्या क्या निकल सकता है ऑब्जेक्टिव और क्या क्या हम बना सकते हैं। ग्राफ जब प्रतिच्छेद किया, ठीक है, तो जब प्रतिच्छेद किया तो इसका मतलब क्या होता है, केवल एक हल, केवल एक हल, ठीक है। एक हल हो गया तो संगत समीकरण, संगत समीकरण। आपको पूछेगा कि केवल एक हल होता है तो कौन समीकरण होता है, संगत समीकरण, ठीक है। या इसमें क्या सब हो जाएगा, तो इसमें होगा a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। ये समझिए, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 तो इस समीकरण में देख लीजिएगा ये समीकरण 100% क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, 100% प्रतिच्छेदी होगा, जिसमें कि केवल एक हल होगा और संगत समीकरण हो जाएगा। पहला स्टेप हुआ, ये समझना जरूरी होता है और आसानी से आप इसको बना सकते हैं। दूसरा देख लीजिए, अगर मान लेते हैं कि ग्राफ खींचे हम, ठीक है, दोनों क्या किया, ऐसे बढ़ गया आगे, ठीक है, दोनों बढ़ गया समांतर में, जितना यहाँ पे डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे है। ये y एक्सिस, ये y डैश, एक्स और एक्स, ठीक है। जब दोनों समांतर रेखा में आ गया तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका मतलब हो रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 है, बराबर नहीं है c1/c2। जब ये तीनों क्या, ये दोनों क्या कर बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो इसका समीकरण क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ग्राफ जो होगा, ग्राफ होगा समांतर, समांतर, ठीक है। जब ग्राफ समांतर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है कि ग्राफ जो a1/a2 है बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, इसका मतलब ग्राफ समांतर, इसका कोई हल नहीं होगा, तो ये असंगत समीकरण हो जाएगा। क्या, असंगत समीकरण हो जाएगा, ये असंगत समीकरण हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप समझ गए कि जब ग्राफ समांतर होगा a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2, तो कोई हल नहीं होगा, ग्राफ समांतर हो जाएगा और असंगत समीकरण होगा। तीसरा स्टेप चल दिए, अब देख लीजिए, तीसरा स्टेप में होता है कि मान लेते हैं ग्राफ खींचने के बाद क्या करेंगे, अगर ग्राफ खींचते हैं कि मान लेते हैं एक्स एक्सिस दिया जाएगा और ये वाई एक्सिस है, तो दोनों एक्सिस में क्या होता है कि अपन मान लेते हैं कि एक समीकरण ये है, ठीक है, एक समीकरण मान लेते हैं, ये समीकरण दिया गया है, इसी पे फिर भी दूसरा समीकरण है वो खींच देते हैं, इसी पे मान लेते हैं दोनों समीकरण आ जाएगा। तो इस ग्राफ को क्या कहते हैं, इस ग्राफ में क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 बराबर c1/c2, ये आना चाहिए। अगर ये आ गया तो हम समीकरण में समझ लेंगे कि संपाती होगा। हमको प्रतिच्छेदी निकलेगा तो हम समझेंगे कि ये मेरा गलत है, हम जो बनाए हैं गलत है, लेकिन समीकरण क्या होगा, संपाती एक ही होगा, इसका जो ग्राफ होगा संपाती होगा, ग्राफ क्या होगा, संपाती हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए हल होगा, इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। क्यों होगा देख लीजिए, यहाँ अगर सटेगा तो यहाँ भी एक्स वाई का मान जितना दूरी पे ये है, जितना दूरी पे एक्स वाई का मान यहाँ भी निकलेगा, x1 का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं, x1 का कहीं भी निकाल सकते हैं, तो इसका जहां भी हल निकाल सकते हैं, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा, ये आश्रित समीकरण होगा, समीकरण होगा, ठीक है। तो ये जो समीकरण दिया जाएगा तो ये तो निकालेंगे, तो ये तीसरा स्टेप, तीन स्टेप में समीकरण आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको क्या किया, सोल्व करके समझा दिया कि आपको कभी भी छूटना नहीं चाहिए और आसानी से ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसीलिए तो ये था तीसरा चैप्टर का जो भी मैंने समझाने के लिए क्वेश्चन बनाया था कि आपको आसानी से समझ, ये तीनों चीज़ निकाल लेंगे। और ग्राफ खींचने के लिए मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं कैसे बनाया जाता है और उसको आसानी से खींच सकते हैं। धन्यवाद।